वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारे सेमेस्टर का आखिरी लेक्चर है और इसमें कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जो मैं समझता था कि और समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आखिरी जो लेक्चर है उनमें उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एड्रेस कर लें, तो फिर ज़रा इत्मीनान हो जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट जो तमाम इस स्टेज पे ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी कवर हो गई। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो हमारे सामने ये क्वेश्चन अब हम एड्रेस कर रहे हैं कि पिछली दफ़ा हमने ये देखा था कि यूनिटरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो यूनिटरी ऑपरेटर की है वो फॉर्म जो है वो हमने ये जो फॉर्म है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ अ यूनिटरी ऑपरेटर, यानी इस तरीके से अगर यूनिटरी ऑपरेटर को लिखा जाए तो ये बड़ा यूज़फुल है, क्योंकि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर जो कि टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है, जो बेसिकली है u विच इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आई इस h t ओवर h बार, मगर जहाँ ये h जो है ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो ये जो है ये फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर, और इसका हम अगले सेमेस्टर में ज़्यादा जिक्र करेंगे, मगर ये है कि इसको इस्तेमाल करके आप टाइम इवॉल्व स्टेट हासिल कर सकते हैं फ्यू टाइम। बेसिकली ये श्रोडिंगर इक्वेशन की एक और रिप्रेजेंटेशन भी है। एनीवे ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इनको ऑब्जॉर्व करेंगे। अभी पहला सवाल जो हमारे सामने है वो ये है कि अगर यूनिटरी ऑपरेटर किसी स्टेट वेक्टर पे ऑपरेट करे, यानी कैट वेक्टर पे ऑपरेट करे, तो वो फिर हमें क्या देता है और वो क्या फॉर्म उसकी आती है। तो बेसिकली जो आप लोग जानते ही हैं कि अगर कोई ऑपरेटर जो है, लेट्स से वी हैव एन ऑपरेटर ए, और वो स्टेट साई पे एक्ट करता है, तो वो साई प्राइम स्टेट दे देता है। और अगर हम ये जानना चाहें कि इसका एडजॉइंट ऑपरेशन क्या है, एडजॉइंट ऑपरेशन का मतलब ये है कि अगर हम इस किस्म की चीज़ जानना चाहें कि ये जो है ए एडजॉइंट ऑपरेटर अगर ब्रा पे एक्ट करे तो आपको क्या देगा, तो वो इसकी एडजॉइंट स्टेट दे देगा, यानी कि साई प्राइम ब्रा स्टेट दे देगा आपको। अच्छा, ये चीज़ फिर हम अगर एक को अगर हम ये इमेजिन करें, इफ़ ए इज़ अ यूनिटरी ऑपरेटर, लेट्स जस्ट कॉल इट इफ़ ए is unitary, if A is unitary और हम इसको U से ज़ाहिर कर देते हैं, तो ये बिल्कुल यही चीज़ जो है जहाँ पे आपके पास A आ रहा था, आप इसको लिख सकते हैं U ऑपरेटर एक्टिंग ऑन psi would give you psi prime and U dagger operator ऑपरेटिंग ऑन साई जो ब्रा स्टेट है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ब्रा स्टेट मिल जाएगी जो कि साई प्राइम है। अच्छा, अब हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि इस तरीके से कैट वेक्टर्स तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो कि जनरली आप जानते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। अगर यू ऑपरेटर कैट पे ऑपरेट करता है तो एक नया स्टेट दे देगा, जिसको हमने साई प्राइम कह दिया है। इसी तरह जो है यू डैगर जो है वो ब्रा पे ऑपरेट करेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली वो ब्रा साई प्राइम दे देगा। तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑपरेशन किसी ऑपरेटर का ऑन अ कैट और एडजॉइंट के केस में ब्रा पे इस तरह इक्विवेलेंट है। अच्छा, अब हम ये भी देखना चाह सकते हैं, ये क्वेश्चन भी रख सकते हैं कि हाउ डू ऑपरेटर्स ट्रांसफॉर्म अंडर अ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी हम सवाल अपने सामने रख सकते हैं। यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है ये ऑपरेटर्स कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये हम अगर जानना चाहें तो हमें ऊपर रिलेशन में को अगर लेट्स टेक ए जनरल ऑपरेटर ए हम ले लेते हैं। let us say we have an operator A that acts on some cat state psi
एंड इफ इट गिव्स यू सम स्टेट साई प्राइम, या चलें साई बार बार प्राइम लिखने के बजाय लेट्स चेंज द नोटेशन एंड लेट्स कॉल इट सम अदर स्टेट फाई, ठीक है, साई प्राइम भी कह सकते हैं, लेट्स जस्ट से फाई, क्योंकि हमने यू के साथ उसको एसोशिएट किया हुआ था साई प्राइम को, तो ये बेहतर है, ठीक है ना। और हम कहते हैं कि जो है एक और ऑपरेटर है जो कि इसका ट्रांसफॉर्म वर्जन है ए का, जो कि ए प्राइम हम उसे कह लेते हैं, वो जब साई प्राइम किसी और स्टेट पे एक्ट करेगा तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग कुछ स्टेट फाई प्राइम दे देगा, ठीक है। जनरली ये चीज़ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि हमने अभी ये जो स्टेट्स को डिफ़ाइन किया है इस जगह पे यू की टर्म्स में, तो लेट्स से कि एक यूनिटरी ऑपरेटर यू है जो कि साई को साई प्राइम में ले जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे साई प्राइम लिखा हुआ है स्टेट, तो हमें पता है कि ये साई स्टेट से कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं, और उसका तरीका ये है कि साई प्राइम जो स्टेट है वो बेसिकली यू और ये साई स्टेट है, ठीक है ना, इस रिलेशन से। और इसी तरह हम इसके साथ जो है फाई प्राइम को हम कह सकते हैं कि ये अगर फाई पे एक्ट करें, लेट्स से कि हम ये कह देते हैं कि यू एक यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन से हमें फाई मिल जाता है, यानी फाई पे जब यू एक्ट करता है तो फाई प्राइम आपको दे देता है। तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्राइम यू ऑपरेटर, ये ए प्राइम भी ऑपरेटर है, यू एक्टिंग ऑन साई। अब ये बिल्कुल ये वाली जो चीज़ है ना, इक्विवेलेंटली इस तरह लिखी जा सकती है, इज इक्वल टू यू ऑपरेटिंग ऑन फाई। और इस रिलेशन से इसको अगर हम इधर इस्तेमाल करें तो फाई हमें हासिल हो सकता है, को हम फाई को स्टेट को हम लिख सकते हैं एस ए साई, ठीक है। अब अगर हम देखें कि इस आखिरी वाले दो को देखें, इक्वालिटी को, तो ये ट्रू है फॉर एनी स्टेट साई। साई तो कोई जनरल स्टेट है, तो हम इससे अक्स कर सकते हैं कि ए प्राइम यू ऑपरेटर रिलेशन हम हासिल कर सकते हैं, इज़ यू ए, ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। अब हम अगर चाहें तो ये रिलेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, अब हम इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी कि ए प्राइम समझ लें कि एक ट्रांसफॉर्म्ड ऑपरेटर है कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर ए, ट्रांसफॉर्म्ड अंडर अ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई इस तरह कर सकते हैं, ए प्राइम अगर हम लिखना चाहते हैं खाली ए प्राइम, तो हमें ये प्रॉपर्टी जो है ये पता है यूनिटरी ऑपरेटर्स की कि यू डैगर जो है इज़ इक्वल टू यू डैगर यू एंड इट इज़ इक्वल टू द आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि अगर राइट साइड से हम इस इक्वेशन को यू डैगर से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे ए प्राइम अकेला रह जाएगा, क्योंकि यू डैगर जो है वो आइडेंटिटी देता है। यानी कहने का मकसद ये है कि इसको अगर हम इस तरह लिखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए प्राइम यू डैगर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड को, यू डैगर, ये यू डैगर, ये तो आइडेंटिटी दे देता है। तो आपके पास आ गया, दिस इम्प्लाइज आपके पास ए प्राइम इज इक्वल टू यू डैगर। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिकॉज इट टेल्स यू हाउ ऑपरेटर्स ट्रांसफॉर्म अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई ए आपके पास ऑपरेटर है, उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन यूनिटी ऑपरेटर्स की मदद से ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि
लेफ्ट हैंड साइड से यू से और राइट हैंड साइड से यू डैगर से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक ट्रांसफॉर्म्ड ऑपरेटर आ जाएगा जो कि ए प्राइम कहलाता है, ट्रांसफॉर्म्ड अंडर ए यूनिटरी ट्रांसफॉर्म। आप कहेंगे कि जी ए जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज़ बिकम न्यू ऑपरेटर, इस हैट लगा देते हैं, न्यू ऑपरेटर विच इज़ ए प्राइम। बोथ ऑफ दीज आर रिलेटेड बाई अ यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी वाली ऊपर वाली एक्सप्रेशन को अगर हम में अगर लेफ्ट हैंड साइड से यू डैगर से मल्टीप्लाई करें इस वाली इक्वेशन को, तो फिर आपके पास ए अकेला रह जाएगा और इसका जो इन्वर्स रिलेशन आपके पास आ जाएगी वो ये आ जाएगी, ए इज इक्वल टू यू डैगर ए प्राइम यू। ठीक है ना। तो ये दो रिलेशंस जो हैं, ए को ए प्राइम से और ए प्राइम को ए से अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेट करती है। ठीक है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि कैट्स ट्रांसफॉर्म एज फॉलोज, कैट्स ट्रांसफॉर्म एज फॉलोज कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन है कैट्स की अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन और ये है साई प्राइम इज इक्वल टू साई यू डैगर, और तो ऑपरेटर्स इस तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ए प्राइम कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एज यू ए यू डैगर। ठीक है ना। और इसकी इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि साई जो है इज इक्वल टू इन्वर्स जो आपको मिल जाएगा वो डैगर से अगर आप लें तो ये साई प्राइम है। ये साफ ज़ाहिर है ऊपर से हासिल हो सकता है क्योंकि अगर आप इधर से यू डैगर से मल्टीप्लाई करें इस वाली इक्वेशन को यू डैगर से को एक्ट करने दें साई प्राइम पर, तो फिर आपके पास यहाँ आइडेंटिटी आ जाएगी। तो ये ऊपर से हम ये हासिल कर सकते हैं और से हम ये इस अगले वाले से हम ये हासिल कर सकते हैं कि साई जो है इन्वर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है यू, और ए इस तरीके से रिलेटेड है, ये भी हमने ऊपर प्रूव भी किया कि यू डैगर ए प्राइम यू। ठीक है ना। तो ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है। कैट्स इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हैं, एक कैट जो है वो एक और कैट बन जाएगा और ब्रा एक और ब्रा बन जाएगा। ब्रा पे एक्ट करना है तो यू डैगर से कर लें। बेसिकली अगर आपको ये समझ आ गई पहली इक्वेशन तो दूसरी इक्वेशन उससे हासिल की जा सकती है। और ये बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है ऑपरेटर्स की, ये ट्रांसफॉर्मेशन है कैट्स एंड ब्रास की। ठीक है ना। ये आप समझ लें तो ये वाली जो यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं और उनकी यूनिटरी होने की प्रॉपर्टी को अगर इस्तेमाल करें तो उस बुनियाद पर इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इम्पॉर्टेंट जो एक ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है इन्फिनिटेसिमल, यानी कि बहुत स्मॉल इन्फिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आप थोड़ी थोड़ी ये कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, तो इनमें यह है कि अब जो वेरिएबल है जिसकी मदद से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो पैरामीटर है, उसको आप आर्बिट्रली स्मॉल ले सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह जैसे समझ लें कि कोई नॉब है जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता घुमा सकते हैं, तो कोई फाइनाइट अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन भी करनी है ना तो थोड़ा थोड़ा को मिला के आप एक फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे वो ये जो पंखे का रेगुलेटर होता है ना स्पीड का, तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी जो है वो फुल तक ले जा सकते हैं। इसी तरह जो है ना, अगर आपके पास इन्फिनिटेसिमल यानी कि बहुत स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, जो कि कंटिन्यूस जब ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं तो उनमें ये पॉसिबिलिटी होती है और जिनको हम अभी कंसिडर कर रहे हैं कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशंस को, तो आप उसकी मदद से आप फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस भी बिल्ड कर सकते हैं। अब एक यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन इन्फिनिटेसिमल जब हम कह रहे हैं तो इससे हमारी बेसिक मुराद जो है वो ये है कि ये एक पैरामीटर पे डिपेंड करता है यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यूनिटरी ऑपरेटर जो है एप्सिलॉन, जिसको हमने स्मॉल रखा हुआ है। ये वो नॉब है जिसको थोड़ा थोड़ा करके हम तब्दील कर रहे हैं। और लेट्स से डिपेंड्स ऑन सम
ऑपरेटर विच इज़ कॉल्ड द जनरेटर। जी जो है वो जनरेटर है। तो अगर स्मॉल है तो हम टेलर एक्सपेंशन कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं कर रहे तो आइडेंटिटी होगा, और फर्स्ट ऑर्डर टर्म रखें तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर टर्म आ जाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर इन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक स्मॉल पैरामीटर है, फर्स्ट ऑर्डर इन एप्सिलॉन, ठीक है। और जी जो है ये जनरेटर कहलाता है, जनरेटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन को जनरेट करता है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में तो यही ऑपरेटर है जो असल काम कर रहा है। आइडेंटिटी तो किसी भी स्टेट पे एक्ट करे तो कुछ नहीं करेगी, उसी स्टेट को बरकरार रखेगी आइडेंटिटी ऑपरेटर। मगर जो जी है ना वो बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसको अमल दरामद में लेकर आएगा, अमल में लेकर आएगा। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि ये यूनिटरी है बिकॉज हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि यूनिटरी है बिकॉज यू को जो अगर हम हर दफ़ा ये दिखाने जी लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू को यू डैगर ऑपरेटर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आई जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है प्लस आई एप्सिलॉन जी आ गया, और जब इसका डैगर एडजॉइंट लूँगा तो मेरे पास माइनस वो आ जाएगा। इसमें मैंने ये ज्यूम किया हुआ है कि एप्सिलॉन रियल है, ये रियल है, और जी जो है वो हर्मिशियन है। अगर ये ट्रू होगा तो तब ही ये जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, इनफिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये यूनिटरी रहेगी। यानी ये यू ट्रांसफॉर्मेशन यूनिटरी उसी सूरत में होगी अगर जी जो है वो हर्मिशियन हो और एप्सिलॉन जो है वो एक रियल क्वांटिटी हो, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी आ जाता है, ये आइडेंटिटी ऑपरेटर। फिर आपके पास अगर ये टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन स्क्वायर वाली टर्म आ जाती है, सेकंड ऑर्डर इन एप्सिलॉन, जो कि आप इग्नोर कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर अगर आप रखें तो फिर आपके पास ये टर्म आ जाती है आई एप्सिलॉन जी माइनस जी डैगर प्लस आपके पास ऑर्डर एप्सिलॉन स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही हैं, हायर ऑर्डर टर्म्स आ रही हैं जिनको आपने शामिल नहीं किया, क्योंकि आप हर चीज़ को यहाँ देख रहे हैं कि बेसिकली जब इनफिनिटेसिमल कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि एप्सिलॉन स्मॉल है और हमने फर्स्ट ऑर्डर टर्म ही रखनी है। तो अगले वाले जो आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी आपने हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर करना है। तो इनको इग्नोर किया जा रहा है इन टर्म्स को। तो इसको अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटी की इक्वल, जो कि यूनिटी ऑपरेटर के लिए आइडेंटिटी की इक्वल होना चाहिए ना ये प्रोडक्ट, तो ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर ये सेकंड टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाए। वो सेकंड टर्म उसी सूरत में ज़ीरो हो सकती है जब जी जो है वो जी डैगर के बराबर हो, जो कि हर्मिशियन ऑपरेटर की शर्त है। अच्छा, ठीक है ना। तो अगर ये होगा तो उस केस में ये जो है ये आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, और फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो इनफिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है ये यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये यूनिटरी ऑपरेटर्स की शराइत को पूरा करती है कि यू डैगर जो है वो आइडेंटिटी के बराबर हो। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जी जब ये ऑपरेटर ऑपरेट करता है, ये इनफिनिटेसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है जब किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करती है, जैसे इट्स एक्ट्स ऑन सम स्टेट साई, और ये आई एप्सिलॉन जी जब इसके ऊपर एक्ट करती है तो आपको कोई और स्टेट साई प्राइम दे देती है। तो ये अगर हम लिखें तो पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑपरेट करेगा पहली टर्म, तो आपको वापस यही स्टेट दे देगी। अलबत्ता ये जो है ये स्टेट को कुछ तब्दील करेगी, जिसको हमने डेल्टा साई लिख दिया कि हमने कहा कि स्टेट में जो तब्दीली आई है वो डेल्टा है, साई है, ठीक है। तो डेल्टा साई को अगर हम इधर डिफ़ाइन करें तो वो बेसिकली आई एप्सिलॉन जी एक्टिंग ऑन साई, ठीक। इसको हमने ये कह दिया कि ये एक स्टेट तब्दील हो गई, ठीक है। तो स्टेट तो इनफिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरीके से तब्दील होती है। कुछ हिस्सा है जो वैसे का वैसा रहता है, और कुछ जो तब्दीली है वो ये सारी की सारी इस टर्म के अंदर मौजूद है। तब्दीली जो है सारी की सारी इस टर्म के अंदर मौजूद है, क्योंकि इसमें वो जी जो जनरेटर है वो एक्ट करेगा स्टेट के ऊपर। तो डिपेंड करेगा जनरेटर क्या है
और ये स्टेट क्या है, तो फिर वो पता चलेगा कि ये ट्रांसफॉर्म होके क्या बनता है। अच्छा, अलबत्ता ऑपरेटर की ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ऑपरेटर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑपरेटर की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो जो हमने अभी ऊपर लिखा है वो है ये वाली, देखें ना, ऑपरेटर्स कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं अंडर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये एक ख़ास किस्म की यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इन्फेंटिसिमल यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन। इसके तहत अगर ये करना है तो बेसिक एक्सप्रेशन तो यही है, यू ए यू डैगर, ये ट्रांसफॉर्मेशन है ऑपरेटर ए की, ठीक है। तो लेट्स से वी हैव सम ऑपरेटर ए, और हमारे केस के अंदर जो यूज़ हैं वो हमारे ये यू एप्सिलॉन निकले, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी प्लस आई एप्सिलॉन जी, ये ऑपरेटर एक्टिंग ऑन ए, एंड देन यू हैव इसका एडजॉइंट, जो एडजॉइंट में ये माइनस आ जाता है, इधर ओह माइनस आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास जी तो हर्मिशियन है इसलिए जी डैगर इज़ इक्वल टू जी लिख सकते हैं। तो ये इसको अगर हम लिखें, इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है, पहली जो टर्म आ जाती है वो ए आइडेंटिटी ऑपरेटर, यानी ये वाली टर्म जो है ये वाला है, ये और ये। उससे अगली वाली टर्म जो हमारे पास आ जाती है वो आई एप्सिलॉन ए जी, ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म इससे और ये इससे फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। उस पर एक और टर्म आपके पास आ जाती है जो कि ये और इसकी मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो वो हायर ऑर्डर एप्सिलॉन स्क्वायर वाली टर्म देगी जिसको आप इग्नोर ही कर रहे हैं, ठीक है। ये जी ए आ जाएगा प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स हैं एप्सिलॉन स्क्वायर्ड जिनको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये जो है हम इसको अगर उन टर्म्स को इग्नोर किया तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये तो आइडेंटिटी है तो ये ए ही दे देगा, यानी ये टर्म तो ए ही दे देगा क्योंकि आइडेंटिटी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ए अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर से मल्टीप्लाई हो तो ए ही ऑपरेटर रह जाएगा, और फिर वो दोबारा आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो ए ही रहेगा। अलबत्ता ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये बन जाती है आई एप्सिलॉन जी ए का कॉम्यूटेटर, ठीक है ना। एक टर्म इसमें है जिसमें माइनस साइन आ रहा है, एक है प्लस साइन है, तो ये कॉम्यूटेटर वाले की फॉर्म बन जाती है, ठीक है ना। कॉम्यूटेटर तो याद है ना, दो ऑपरेटर्स हैं, यानी दो ऑपरेटर्स हम रख लेते हैं। लेट्स से वी हैव ऑपरेटर O1 ऑपरेटर O2, तो इनका कॉम्यूटेटर जो है वो O1 O2 बाय डेफिनेशन माइनस O2 O1। तो यहाँ भी वो ए, यहाँ O1 जो है आप ए कह समझ लें या जी समझ लें और दूसरे को आप ए समझ लें। अच्छा जी, तो ये फिर चीज़ आपके पास आ जाती है। अब इधर से एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो चीज़ नज़र आ रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है कि अगर इनके दरमियान जी और ए के दरमियान जनरेटर ऑफ द इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन और जिस ऑपरेटर को हम कंसिडर कर रहे हैं उसको जिसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अंडर दैट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर उन दोनों के दरमियान जो कॉम्यूटेटर है वो ज़ीरो हो जाता है तो उस केस में जो अंडर द यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको ट्रांसफॉर्म्ड ऑपरेटर मिलता है वो वही है जो कि ओरिजिनल ऑपरेटर था, यानी कि ऑपरेटर में कोई तब्दीली नहीं आई, चेंज ही नहीं आया अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। इफ़ द जनरेटर, इफ़ जी commutes with A, then यानी commutes with A का मतलब है कि ये जो कॉम्यूटेटर है जी ए का ये ज़ीरो हो जाए, then A prime is equal to A, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन
करने के बाद भी ऑपरेटर में कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, ये तो था इन्फेंटिसिमल ट्रांसफॉर्मेशन। इसी इन्फेंटिसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से आप फाइनाइट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। छोटे छोटों को मिलाकर आपको वो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन मिल सकती है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को डिटेल में जा सकें, तो हम जो है अब हम जो है इधर से थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और एक चीज़ और कंसिडर करते हैं, और वो ये है कि टाइम एवोल्यूशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़। सो अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। जब ये पूरी चीज़ इकट्ठी होगी तो आपको समझ में आएगा ये आपस में कैसे रिलेटेड है। अब क्वेश्चन ये, हाउ डू एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ इवॉल्व इन टाइम। अब ये ध्यान में रखें ना कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, स्पेसिफाई करना, वो ये है कि ऑपरेटर कौन सा है और स्टेट कौन सी है। तो लेट्स से वी आर डीलिंग विद सम ऑपरेटर ए जिसकी एक्सपेक्टेशन हम ले रहे हैं किसी स्टेट साई में, एंड लेट्स से द स्टेट साई एट टाइम टी जो है इज़ गिवन बाय दिस साई ऑफ टी। ठीक, अब ये भी टाइम डिपेंडेंट हो सकता है ऑपरेटर। तो अब हम अगर टाइम एवोल्यूशंस की देखना चाहते हैं इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, तो हम व्हाट वी कैन डू इज़ जस्ट टेक द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए, दिस इक्वेशन अबव। ठीक है ना। अच्छा, जब हम इसमें करते हैं, ये जनरली ए भी टाइम डिपेंडेंट हो सकता है, तो आपके पास बेसिकली 3 टर्म्स आ जाएंगी। एक ये टाइम डिपेंडेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा, और ए अगर ख़ुद भी टाइम डिपेंडेंट है तो फिर इसका भी हमें डेरिवेटिव टाइम के साथ लेना होगा। ठीक है ना। तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी कि 1/IH बार। ये किस तरह बनेगी, ये मैं चलें पहले ये बताना पड़ेगा आपको। अच्छा, जब ये लिखने लगे तो एक चीज़ ध्यान में रखें, लेट्स जस्ट थिंक ऑफ दिस फॉर अ मोमेंट। जब आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, ये साई ऑफ टी का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो वो तो सिंपल है। आप कहाँ से मिलेगा, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलेगा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ साई ऑफ टी, एंड दैट इज़ इक्वल टू -1/H बार, अब -I/H बार H साई ऑफ टी। ठीक है ना, ये साई ऑफ टी के बराबर है। ये थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, फिर आप लोगों को नज़र ना आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये इधर आ जाता है, -I/H बार H साई ऑफ टी, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अच्छा, ज़हन में रखें कि अगर ब्रा पे आप एक्ट करते हैं, इसकी एडजॉइंट इक्वेशन ब्रा इक्वेशन बन जाएगी। वो ये है कि साई ऑफ टी का ब्रा ऊपर वाली इक्वेशन से ही, तो राइट हैंड साइड का भी आपको लेना पड़ेगा ब्रा में राइट हैंड साइड का भी एडजॉइंट लेना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना होगा कि -I को +I बना देंगे आप, तो ये आपके पास I/H बार आ जाएगा, और यहाँ साई ऑफ टी आ जाएगा। कैट जो था वो ब्रा बन जाएगा, और H जो था वो H डैगर बन जाएगा। मगर H डैगर जो है वो एडजॉइंट जो H का है, H जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, वो है हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो इसलिए आमतौर से हर्मिशियन ऑपरेटर होता है। तो ये जो है हम इसको खाली ये भी लिख सकते हैं, H ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये समझ रहे बात। जब एडजॉइंट लेंगे तो H डैगर आ जाएगा, मगर हर्मिशियन होने की वजह से डैगर इज इक्वल टू H, यानी एडजॉइंट ऑफ द ऑपरेटर इज़ द सेम एज द ऑपरेटर इटसेल्फ। सो वो इस तरह बने। तो जब आप इन दो टर्म्स की डेरिवेटिव्स लेंगे ना, तो फिर आपको ये दोनों इक्वेशंस इस्तेमाल करनी होंगी। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में साइन का फ़र्क है, एक में +I/H बार है, दूसरी इक्वेशन में -I, एक में +IH और दूसरे में -IH बार। तो उसकी वजह से ये बेसिकली कॉम्यूटेटर बन जाएगा, यानी कि अगर आप ये पूरी डेरिवेशन करें, जो कि कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने कर ही दिया आपके सामने, तो आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन बनेगी। AH -HA, ये जो है इसी वजह से आ रहा है, इन दोनों के दरमियान साइन का फ़र्क होने की वजह से साई ऑफ टी, एक ये टर्म बन जाएगी। और अगर एज जो ऑपरेटर है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर आपके पास ये उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि जब आप टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी अगर टाइम के साथ तब्दील हो रहा है ए ऑपरेटर भी, तो उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास है
ये इक्वेशन जो बन गई आपके पास, ये बन गई आई एच बार, और ये जो चीज़ है ये बेसिकली कॉम्यूटेटर बन गया, और एक्सपेक्टेशन इन साई ऑफ टी, इसलिए ये एंगुलर ब्रैकेट जो हैं वो एक्सपेक्टेशन को ज़ाहिर कर रही हैं, ए एच ये एंगुलर ब्रैकेट, और डी ए बाई डी टी जो है, ये जो डेरिवेटिव है, नीटली लिख लूँ, डी ए बाई डी टी जो है, इसके इर्द गिर्द भी एंगुलर ब्रैकेट्स हैं जो कि इस एक्सपेक्टेशन को ज़ाहिर करेंगे। ये टर्म ये है और ये टर्म जो है वो ये है, ठीक है। अगर इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर ये ए जो है एक्सप्लिसिटली टाइम के ऊपर, ये ऑपरेटर ए जो है, इफ़ इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिपेंड ऑन टाइम, तो फिर ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्यूटेटर विद द हैमिल्टोनियन पर डिपेंड करती है। देखें, शुरू में एक दफ़ा हमने ये जिक्र भी किया था कि हैमिल्टोनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको टाइम इवॉल्व स्टेट्स के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स की इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू की एवोल्यूशन की बात करें तो तब वो भी, क्योंकि स्टेट्स की एवोल्यूशन हैमिल्टोनियन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ जो हैं उनकी टाइम एवोल्यूशन भी हैमिल्टोनियन के साथ जुड़ी हुई है, और वो इस तरीके से जुड़ी हुई है, वो इस कॉम्यूटेटर के थ्रू जुड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ इसमें ये है कि अगर ये एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये टर्म ज़ीरो हो गई। लेट्स जस्ट कंसिडर दैट कि ए एक्सप्लिसिटली टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये टर्म ज़ीरो है। लेकिन अगर वो ऑपरेटर जो भी ए है वो अगर हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है तो उस केस में ये आपके पास डी बाई डी टी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए इन द स्टेट साई ऑफ टी विल नॉट चेंज इन टाइम। इसका मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है उस केस के अंदर टाइम के साथ तब्दील नहीं होगी, वो कांस्टेंट इन टाइम हो जाएगी। सो अगर ए हैमिल्टन से कम्यूट कर रहा है तो जो ऑपरेटर ए है या उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेबल है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन कहलाता है। इसमें ए इज़ कांस्टेंट ऑफ मोशन, यानी कि सिस्टम जो है वो इवॉल्व कर रहा है मगर ये क्वांटिटी ऐसी है जो तब्दील नहीं हो रही, ये एक ऑब्जर्वेबल ऐसा है तब्दील नहीं हो रहा। अब ये जब हम कहते हैं कोई चीज़ तब्दील नहीं हो रही तो उससे जो चीज़ सामने आती है वो किसी न किसी किस्म, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ कंजर्व रह रही है, वो टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रही, इसका मतलब है वो टाइम के साथ कंजर्व्ड रह रही है। तो कंजर्वेशन जो लॉज हैं और कंजर्व क्वांटिटीज़ जो हैं वो इसी किस्म के प्रिंसिपल से सामने आती हैं। तो बेसिक पॉइंट ये है कि इफ़ द हैमिल्टोनियन एंड द ऑपरेटर ए कम्यूट विद ईच अदर, और साथ साथ ए जो है वो एक्सप्लिसिटली टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये भी चीज़ ज़ीरो हो, देन दिस इम्प्लाइज कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इन द स्टेट साई ऑफ टी दैट इज़ ज़ीरो, इम्प्लाइज ए is constant in time. A is constant in time. यानी टाइम के साथ तब्दील नहीं हो रहा। कोई चीज़ टाइम के साथ तब्दील ना हो, ये बड़ी ख़ास बात है। चीज़ें आमतौर पर टाइम के साथ तब्दील होती हैं। तो ये कांस्टेंट ऑफ मोशन वो हैं जो कि वो ऑब्जर्वेबल्स हैं जो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये, हाउ इज दिस रिलेटेड टू सिमेट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉज। तो हम सिमेट्री से मुराद ये है कि कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रुप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस और सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस जिनके तहत हैमिल्टोनियन जो सिस्टम का है वो तब्दील नहीं होता, दूसरे लफ्ज़ों में वो इनवेरिएंट रहता है।
और हम देखेंगे कि हर सिमेट्री, हर उस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन जो हैमिल्टोनियन को इनवेरिएंट रखती है, उसके साथ कोई ना कोई कॉन्जर्वेशन लॉ एसोसिएटेड है। इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई ना कोई ऐसा ऑब्जर्वेबल एसोसिएटेड है जो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, जो कंजर्व्ड रह रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इसको काफ़ी हद तक ये चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं, क्योंकि भैया ये है कि हमें ये ट्रांसफॉर्मेशंस पता है। ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन वाला इधर लिखा है ना ए प्राइम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप देखेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ये एक्सप्रेशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? लेट्स यूज़ दिस टू अंडरस्टैंड दी सिमेट्रीज एंड कंजर्वेशन लॉस। उसके लिए ज़रूरी ये है कि लेट्स से द जनरेटर इज़, लेट जी बी इक्वल टू बी ओवर एच बार, यानी जो जनरेटर है उसको हम हैमिल्टोनियन ले लेते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटर है, जनरेटर ऑफ एन इनफिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन or even a finite transformation is some operator, let's say it's the Hamiltonian operator। तो फिर हमारा जो है, जो पैरामीटर है एप्सिलॉन, वो हम टाइम ले सकते हैं, डेल्टा टी, स्मॉल सेगमेंट ऑफ टाइम। और जो जनरेटर है, जो हमारी नोटेशन देखें, याद करें नोटेशन ये थी ना, हम किधर गई, ये नोटेशन इस्तेमाल कर रहे थे ना, एप्सिलॉन आ रहा था और जी आ रहा था। अब जी जो हमने हैमिल्टोनियन चूज़ कर दिया। हैमिल्टोनियन जो है वो बेसिकली टाइम एवोल्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है, एनर्जी एंड वो एक ही चीज़, उसमें भी हम देखेंगे ना, उससे रिलेटेड है। अच्छा जी, तो टाइम एवोल्यूशन जो है वो डेल्टा टी से हम स्मॉल स्टेप इन टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो हम इसको लिख सकते हैं उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर लिखा था, आइडेंटिटी प्लस आई ओवर एच बार डेल्टा टी और हैमिल्टोनियन। ये किस तरह लिखा है? ये बिल्कुल यही चीज़ लिखी है कि u को हमने इधर जो इस तरीके से डिफ़ाइन किया ना, वो से वो किया। आई एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन की जगह डेल्टा टी आ गया, g की जगह हैमिल्टोनियन डिवाइडेड बाई h बार आ गया। तो बेसिकली ये चीज़ बन गई, ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करता है तो फिर क्या हमें देगा, यानी कि u डेल्टा टी h जो है जब किसी स्टेट साई ऑफ टी पे एक्ट करे तो फिर हमें क्या मिलेगा। वेल वी कैन चेक दिस। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है प्लस आई ओवर एच बार डेल्टा टी h acting on delta t, तो is just a c number, it's not an operator. This acting on psi of t, what does it do to the state? इस स्टेट के साथ क्या करता है ये, लेट्स सी। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो है, इसमें एक हिस्सा आइडेंटिटी ऑपरेटर का है, वो आपको साई ऑफ टी दे देगा। अगले वाला जो हिस्सा है वो आपको, ये तो नंबर्स हैं इसलिए हम इनको पहले लिख लेते हैं, और फिर आपके पास ये आ जाएगा, ये सारे नंबर्स को इकट्ठा कर देते हैं और ये आपके पास आ जाएगा हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन साई ऑफ टी। अच्छा, हमें पता है कि जब हैमिल्टोनियन एक्टिंग ऑन साई ऑफ टी हमें क्या देता है, बाय द श्रोडिंगर इक्वेशन इट गिव्स यू आई एच बार डी बाई डी टी ऑफ साई ऑफ टी, ये देता है ना ये वाला। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो हमारे पास ये आ जाएगा साई ऑफ टी माइनस आई इंटू आई माइनस दे देता है। एच बार को डालने का मकसद ये था कि इधर एच बार कैंसिल हो जाएगा तो चीज़ें ज़रा नीट हो जाएंगी। डेल्टा टी डी बाई डी टी ऑफ साई ऑफ टी, और ये अगर हम टेलर एक्सपेंशन करें को सोचें, दिस इज बेसिकली द टेलर एक्सपेंशन टू द फर्स्ट ऑर्डर इन डेल्टा टी। तो ये जो टर्म है, ये एक्सप्रेशन जो साई है, ये साई बन जाता है टी माइनस डेल्टा टी एट टाइम टी माइनस डेल्टा टी। और अगर टी प्लस डेल्टा टी पे आपको चाहिए तो यू डैगर ऑपरेटर ऑपरेट कर दें तो इट विल इवॉल्व फॉरवर्ड इन टाइम, यू ऑपरेटर इवॉल्व्स बैकवर्ड इन टाइम।
इस तरीके से हमने डिफ़ाइन किया, वरना आमतौर पर यू को फॉरवर्ड इन टाइम लिया जाता है और यू डैगर को जो है ना रिवर्स इन टाइम, बैक इन टाइम लिया जाता है। तो इससे हमें ये साबित हुआ कि जब ये ऑपरेटर जो है, ये वाला ऑपरेटर जिसको हमने इधर डिफ़ाइन किया है, जिसमें जनरेटर जो है वो हैमिल्टोनियन है और जो पैरामीटर है वो टाइम है, बेसिकली स्मॉल स्टेप इन टाइम डेल्टा टी। तो वो जब एक्ट करता है, ये जब यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन किसी स्टेट साई ऑफ टी पे एक्ट करती है तो एक और स्टेट जनरेट करती है, एक और स्टेट आपके सामने आती है, एक और स्टेट क्रिएट होती है जो कि स्टेट है साई एट टाइम टी माइनस डेल्टा टी। तो दिस इज बेसिकली ट्रांसलेशन इन टाइम ऑफ अ स्टेट फ्रॉम टी टू टी माइनस डेल्टा टी, ठीक है ना। इसलिए हम ये कहते हैं कि हैमिल्टोनियन जो है वो जनरेटर है टाइम ट्रांसलेशंस का। इस केस में इनफिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो जनरेटर हो गया हैमिल्टोनियन वो इनफिनिटेसिमल टाइम ट्रांसलेशंस का जनरेटर हो गया, मगर ये जनरेटर है ऑफ टाइम ट्रांसलेशंस, ठीक है ना। तो ये जब ये एक्ट करता है किसी स्टेट के ऊपर, इस किस्म की यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जब किसी स्टेट के ऊपर एक्ट करती है तो इसको टाइम इवॉल्व कर देती है, टाइम ट्रांसलेट कर देती है। इसी तरह बिल्कुल अगर हम यही सूरत हाल में अगर हम ये एक केस था, एग्ज़ाम्पल 1 आप देख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है और इससे हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि इस किस्म की, अब अगर इस पर गौर करें ना तो ये जो हमने थोड़ी देर पहले जो आपको मैंने वो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर लिखा था ओवर एच बार, वो बेसिकली अगर हम इनफिनिटेसिमल लें तो डेल्टा टी इधर डाल दो, तो बेसिकली यही चीज़ थी टू फर्स्ट ऑर्डर। तो ये ना फर्स्ट ऑर्डर एक्सपेंशन ऑफ दिस है, टेलर एक्सपेंशन इसको करें ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, तो फर्स्ट ऑर्डर डेल्टा टी जो है आपको ये टर्म मिलेगी। तो एक तरह से वो टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर बन जाता है, यूनिटरी एवोल्यूशन ऑपरेटर। अच्छा, इसी तरह जो है अगर हम सेकंड एग्जांपल अगर लें जिसमें हम जनरेटर जो चूज़ कर लें वो कर लें वन डायमेंशन में अगर लें तो वो मोमेंटम ऑपरेटर डिवाइडेड बाय एच बार ले लें, तो हम देखेंगे कि आप जब ये इसकी मदद से जब हम ये यू चलें इसको हम कह लेते हैं डेल्टा एक्स कह लेते हैं, डेल्टा एक्स यानी स्मॉल स्टेप इन पोजीशन, और ये पी एक्स बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर किया था। तो ये आइडेंटिटी लिखें प्लस आई ओवर एच बार डेल्टा एक्स पी एक्स वन डायमेंशन में, और इसको हम किसी स्टेट के ऊपर एक्ट कराएं, यू डेल्टा एक्स पी एक्स जब से स्टेट साई ऑफ एक्स पे एक्ट करता है, तो व्हाट यू विल फाइंड, ये बिल्कुल उसी सिमिलर डेरिवेशन अगर आप करें तो व्हाट यू विल फाइंड इज़ दैट यू विल गेट अ स्टेट साई एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें जनरेटर जो है मोमेंटम है, इट ट्रांसलेट्स स्टेट्स बाय एन अमाउंट डेल्टा एक्स इन स्पेस। तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है वो जनरेटर है स्पेशल ट्रांसलेशंस का। ये हैमिल्टोनियन जो है इज़ जनरेटर of time translations and linear momentum px is the generator, ये भी the generator कहना चाहिए, is the generator of space में जो ट्रांसलेशंस होती हैं स्पेशल कहते हैं ट्रांसलेशंस, यानी यहाँ वन डायमेंशन में एक्स मीटर ट्रांसलेशंस। और अगर हम ये देखना चाहें कि कोई ऑपरेटर एक्स प्राइम ए प्राइम जो हमारा ऊपर रिलेशन थी ना, इधर कहीं लिखी थी हमने ये वाली रिलेशन, बेसिकली इसको जो अगर हम एक्स प्राइम के लिए करें
और ये हम डालें ये u डेल्टा x px जिसकी ये फॉर्म है और ये x पे एक्ट करता है तो फिर आपको ये दे देता है u डेल्टा x। ये जो है ना बेसिकली आपने ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये राइट वाला जो आपके पास यूनिटी ऑपरेटर है ये एडजॉइंट होगा। एडजॉइंट होने का मतलब ये है कि यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। बाकी तो पी एक्स जो है वो तो हरमेशियन है ना। तो जब आप ये करेंगे ना इट्स सो सिंपल। तो ये अगर आप करेंगे तो ये आपके पास बेसिकली एक्स आ जाएगा आइडेंटिटी से। आपने एप्सिलॉन तक या डेल्टा एक्स लीनियर ऑर्डर तक रखनी है। डेल्टा एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को आप इग्नोर करेंगे। प्लस आई ओवर एच बार ये डेल्टा एक्स है और यहाँ आपके पास आ जाएगा पी एक्स और एक्स ऑपरेटर कॉम्यूटेटर। ये बिल्कुल उसी तरह जिससे हमने पहले डेरिवेशन की थी और ये आपको माइनस आई एच बार दे देता है। तो बेसिकली आपके पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो पोजीशन ऑपरेटर इस तरह ट्रांसफॉर्म होता है कि वो एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे चला जाता है, बन जाता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऑपरेटर। जब डेल्टा एक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये नंबर है तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर इधर मल्टीप्लाई होगा। दिस इज अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पे देखा था कि ये अगर हम इस चीज़ पर गौर करें तो हमें कंजर्वेशन लॉज के बारे में आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि अगर हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है वो में और जो ए ऑपरेटर है इसको अगर हम कोई जनरेटर ऑफ यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करें और वो आपस में अगर कम्यूट करते हैं, यानी हैमिल्टोनियन एक ऐसे ऑपरेटर के साथ कम्यूट कर रहा है जो कि जनरेटर है किसी यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन का, तो उस केस के अंदर दो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं। एक तो ये है कि हैमिल्टोनियन जो है अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन विल नॉट चेंज, हैमिल्टोनियन विल रिमेन इनवेरिएंट। अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, ये इम्पॉर्टेंट है एक चीज़, इफ़ H commutes with G is understood as a generator of some unity transformation. You can take it to be an infinitesimal or a finite unity transformation. तो उस केस के अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो आपको पता है कि उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई पैरामीटर एप्सिलॉन लिखना चाहें या अल्फ़ा लिख लेते हैं तो जस्ट कीप इट जनरल। अल्फ़ा जी हो जाता है। अब अल्फ़ा लिखने का सब है कि ज़रूरी नहीं कि इनफिनिटेसिमल ही हो, इट कुड बी सम फाइनाइट जो है पैरामीटर ऑल्सो। तो एक चीज़ जो सामने आती है कि अगर हम ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इधर जिस तरह इधर लिखी थी, अगर हम हैमिल्टोनियन की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो एक्स की बजाय इधर एच प्राइम आ जाएगा। तो और जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये है एक्सपोनेंशियल आई अल्फ़ा जी एक्टिंग ऑन हैमिल्टोनियन एंड देन द एडजॉइंट यू विच विल बी अल्फ़ा जी। जी जो जनरेटर है इज़ अ हर्मिशियन, तभी ये यूनिटरी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो अगर जी और एच आपस में कम्यूट करते हैं ना तो हैमिल्टोनियन ये फंक्शन ऑफ जी के साथ भी कम्यूट करेगा। तो उस केस के अंदर ये जो है ये आप कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब है ऑर्डर आप इन दोनों का ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं ऑर्डर। तो ये आई अल्फ़ा जी एक्सपोनेंशियल माइनस आई अल्फ़ा जी हैमिल्टोनियन आ जाता है और ये आपको आइडेंटिटी दे देगा ऑपरेटर। तो आपके पास वापस हैमिल्टोनियन ही आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हैमिल्टोनियन इज़ इनवेरिएंट, मगर उसके लिए शर्त ये है कि ये इट इज़ इनवेरिएंट अंडर यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन हुज जनरेटर कम्यूट्स विद द हैमिल्टोनियन इज़ इनवेरिएंट अंडर a unitary transformation whose generator
commutes with the Hamiltonian, ठीक है ना, वो भी हमने देख ही लिया। और साथ साथ अगर कम्यूट्स विद द हैमिल्टोनियन का मतलब ये है कि जी और हैमिल्टोनियन का कम्यूटेटर जो है वो ज़ीरो हो। और अगर ये जी जो है एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो एक और चीज़ भी आ जाती है जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जी इन अ स्टेट इज़ देन ज़ीरो। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले देखा था। यहाँ अब ए की बजाय जी आ गया, ठीक है ना, क्योंकि वही कंडीशन हम देख रहे हैं कि जी और एच अगर आपस में कम्यूट करते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी विल नॉट चेंज इन टाइम। तो जिसको हम ये कहते हैं कि जी इज़ कंजर्व्ड। जनरेटर या उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेबल है, जनरेटर ऑपरेटर और उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेबल है इज़ कंजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि जब भी हैमिल्टोनियन जो है किसी भी यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इनवेरिएंट रहता है तो उस यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन का जनरेटर जो है वो कंजर्व्ड क्वांटिटी है, वो कंजर्व्ड है। तो इसका मतलब ये है कि जब हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट रहता है तो हमने इसी तरह डिफाइंड सिमेट्री को कहा किया था ना कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी जिसमें हैमिल्टोनियन जो है वो तब्दील नहीं होता। तो इसका मतलब है कि अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैमिल्टोनियन हैज़ अ सर्टेन सिमेट्री। और इसका मतलब ये है कि हर जो सिमेट्री से के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कंजर्वेशन लॉ है, ठीक है, कोई क्वांटिटी ऐसी जो कंजर्व्ड रहती है, हर सिमेट्री के से एसोसिएटेड है कंजर्व्ड क्वांटिटी। सबसे सिंपल केस तो ये है कि अगर आप हैमिल्टोनियन ही ले लें तो हैमिल्टोनियन अपने साथ तो कम्यूट करेगा ही। तो वो कॉरस्पॉन्डिंग जो इसका मतलब ये है कि हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट, और आपने देखा है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है एक्सपोनेंशियल, इस किस्म की जो ट्रांसफॉर्मेशन है आई एच टी ओवर एच बार, ये जो है टाइम ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करती है। अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इफ द हैमिल्टोनियन इनवेरिएंट देन द क्वांटिटी द जनरेटर इज द हैमिल्टोनियन which corresponds to the energy and this means that the energy is conserved. So there is a conservation law, conservation of energy, which is associated with time translational invariance. कि टाइम ट्रांसलेशनल वाली जो जनरेटर जो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके तहत हैमिल्टोनियन जो है वो तब्दील नहीं होता, इनवेरिएंट रहता है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सिमेट्री जो कंजर्वेशन लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसी तरह अगर हम मोमेंटम वाले चीज़ के साथ हम बात करें तो हम देखेंगे कि जो स्पेशल ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि स्पेशल ट्रांसलेशन देती है, अंडर उस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर हैमिल्टोनियन तब्दील नहीं होता तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंजर्वेशन लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो इस तरह तमाम तरह जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो किसी न किसी सिमेट्री प्रिंसिपल्स के साथ एसोसिएटेड है, यानी किसी न किसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड है जिसके तहत हैमिल्टोनियन जो है वो इनवेरिएंट रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी इज कंजर्व्ड, दैट्स related to time translational invariance, that is the symmetry under which the Hamiltonian is invariant, और इस तरीके से तमाम conservation laws associated। तो अभी हमने जैसे आप कह सकते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग को टच किया है, मगर हमारे पास इस सेमेस्टर में अभी इतना ही टाइम था, मगर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सिर्फ मेरे मकसद ये आखिरी लेक्चर में इन चीज़ों को इधर तक लाने का मकसद ये था कि आई थिंक दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर सम ब्यूटीफुल प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स which are related to conservation laws and symmetries
और जितनी जल्दी आप तक पहुंच जाए उतना ही अच्छा है। मैं इस सेंस में मेरी मेरी ये राय है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि ये आपके सामने आ जाए। अच्छा, ये मैकिंटायर में नहीं ये चीज़, आई डोंट नो व्हाई दे हैव नॉट पेड अटेंशन टू दिस, व्हिच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। मगर जेटली में एक अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन है। तो अगर आप चाहें तो जो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं जेटली के, वो आप देख लें। तो वो आपके लिए इसको इस वीडियो लेक्चर को सपोर्ट करने के लिए और पिछले वीडियो लेक्चर को सपोर्ट करने के लिए जेटली की जो है किताब, उसके रेलेवेंट सेक्शन आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो अब हम इधर ख़त्म करते हैं हमारा ये सेमेस्टर, और इसके लेक्चर्स जो हैं यहाँ पे एंड हो रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये लेक्चर सीरीज़ और हमारी क्वेश्चन एंड आंसर एंड डिस्कशन सेशंस जो हैं वो यूज़फुल हुए, साबित हुए, और आप लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो किसी हद तक सीखी। तो एफ़र्ट तो यही थी कि क्वांटम मैकेनिक्स आपके सामने, उसके बुनियादी चीज़ें आपके सामने आ जाए। वक्त बताएगा कि उसमें कितनी कामयाबी हुई, लेकिन जो है बहरहाल इंसान कोशिश ही कर सकता। तो उम्मीद है कि आप लोग अब इसको गौर से पढ़ेंगे, और कोई क्वेश्चंस आपके जहन में आए, यू कैन ऑलवेज़ गेट इन टच विद मी, वी कैन हैव अ डिस्कशन सेशन जब भी आप लोगों के लिए और मेरे लिए कन्वीनियंट होगा। हम लोग टाइम सेट कर सकते हैं म्यूचुअल कन्वीनियंस पे, और डिस्कशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग लेक्चर्स जो हैं ख़त्म हो रहे हैं। खुदा हाफिज़, और अपना ख्याल रखें।